वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंग्लिश क्लास। बच्चों, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डायलॉग राइटिंग के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, ये डायलॉग राइटिंग आपको मैंने बताई थी कि आपको निबंध की कॉपी में एक्सरसाइज डालनी है, 11 नंबर, डेट डालनी है और डायलॉग राइटिंग लिखनी है। ओके बच्चों, अब ये है आपकी एक्सरसाइज नंबर 12 और टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसे आपको समझा दूं, ठीक है, जिससे कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाने के बाद आप स्वयं इसे आसानी से भर सको। प्रीपोजिशन हिंदी में आप इसे कहते हो संबंध सूचक अव्यय। जो मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच लिए थे उसमें मैंने आपको इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दी थी कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशन जो है वो नाउन का सेंटेंस के साथ संबंध दिखाता है। ओके बच्चों, अब आप ये देखिए यहाँ पर कि जब कोई दो वस्तु या दो नाउन है, संज्ञाएं हैं, इनका आपस में संबंध दिखाना हो तो जिन शब्दों को हम यूज करते हैं, जिन वर्ड्स को, जिससे कि आपस में संबंध पता पड़े कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैं आपको बता दूं कि यदि एक किताब है, ओके, हम कहते हैं किताब रखी है, किताब मेज पर रखी है, बराबर। हिंदी में आप बोलते हो किताब मेज पर रखी है। ओके, अब यहाँ पर मेज और किताब ये दो वस्तुएं हैं, यानी कि दो संज्ञाएं हैं। अब हमें कैसे मालूम पड़ रहा है कि किताब कहाँ पर है? तो जब हमने वर्ड यूज किया पर, मेज पर वर्ड यूज किया यानी उसके ऊपर, तो समझ में आया कि किताब मेज के ऊपर है। तो ये दो वस्तुओं का आपस में संबंध दिखाया, है ना। तो ऐसे शब्द जो स्थिति बताते हैं, उस सिचुएशन को बताते हैं, पोजीशन को बताते हैं, दो वस्तुओं के आपस के संबंध को दर्शाते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन। आप इसको बाइफरगेट करोगे तो प्रीपोजिशन है ना, प्री यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति। तो प्रीपोजिशन संबंध या स्थिति बताने वाले शब्द, उसे आप हिंदी में कहते हो संबंध सूचक अव्यय। ओके बच्चों, अब आप देखिए यहाँ पर ये है आपके सेंटेंसेस, यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में करेक्टली भरना है, जिससे कि हमारा सेंटेंस मीनिंगफुल हो। आप देखिए क्वेश्चन है, fill in the blanks correctly with suitable prepositions given in the bracket। आपने ब्रैकेट देखा होगा, सामने ब्रैकेट दिख रहा है आपको स्क्रीन पर, वहां पर कुछ वर्ड्स दिए हैं गए। ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्रपोजिशंस हैं। क्या हैं ये? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशंस जो हैं मैंने अभी आपको बताया संबंध बताने वाले शब्द, नाउन का एक नाउन से दूसरे नाउन के साथ या प्रोनाउन से। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ओवर इसका मतलब होता है ऊपर, अंडर नीचे, नियर पास में, इन के अंदर, टू की ओर, बाय के द्वारा, ऑन ऊपर, ऑफ। अब आप बोलोगे टीचर ऑन के लिए भी आपने ऊपर बोला और ओवर के लिए भी आपने ऊपर बोला है, तो बच्चों दोनों का मतलब ऊपर ही होता है, लेकिन इसका फर्क मैं आपको बता रही हूँ। ऑन हम कब यूज करते हैं? जब यदि वस्तु या संज्ञा एक दूसरे से टच हो रही हो, यानी टच हो रहा है, जैसे कि किताब और मेज। जब किताब मेज के ऊपर रखी है तो किताब मेज को टच हो रही है तो हम ऑन बोलेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? लेकिन यदि किताब मेज के ऊपर नहीं है, ऊपर ऐसे हमने हाथ में पकड़ी है, या आप एक एग्जांपल समझ लो, जब आप देखते हो आप घर में पंखा है ना, हम पंखे में बैठे हैं, हवा चल रही है, नीचे बैठे हैं पंखे के नीचे, यदि आपको बोलना है
कि पंखा मेरे सिर के ऊपर है, तो यहां पर आप ओवर इस प्रपोजिशन का उपयोग करोगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ओवर का मतलब भी होता है के ऊपर, ऑन का मतलब भी होता है के ऊपर, लेकिन ऑन तब उपयोग में लाते हैं जब वह वस्तु या सरफेस टच होता हो, यानी स्पर्श कर रहा हो। ओके, अब ओवर का उपयोग तब करेंगे जब ऊपर तो है वस्तु लेकिन वह स्पर्श न कर रही हो, टच न हो रहा हो। जैसे कि पंखा, हम बोलेंगे पंखा मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है या सिर पर है, तो सिर पर यानी सिर पे चिपका के घूम रहे हो क्या? हाँ, नहीं ना, सिर के ऊपर, यानी कि वहां पर हमारे सिर और पंखे के बीच में क्या है? गैप है ना? गैप होने की वजह से हम क्या करेंगे? बोलेंगे के ऊपर, लेकिन वर्ड का उपयोग करेंगे ओवर। समझ में आया? अब समझ में आया बच्चों? ऑन और ओवर दोनों का मतलब ऊपर है, लेकिन एक में गैप होता है, यानी टच नहीं होते, और दूसरे में टच। जहां पर वस्तु टच हो वहां पर ऑन, जहां पर नहीं हो वहां पर ओवर। जैसे पंछी शहरों के ऊपर उड़ते हैं, तो शहरों को टच करके उड़ते हैं क्या? नहीं ना, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? द बर्ड्स फ्लाई ओवर द सिटीज। समझ में आया? समझ में आ गया बच्चों? ओके, अभी ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से नीचे। एट, फ्रॉम। एट यानी पे, पर, और फ्रॉम यानी से। तो ये है आपके प्रपोजिशंस। अब आप सेंटेंस पढ़ो और आपको क्या लगता है मुझे भी बताना। जैसे ही सेट डैश द चेयर। अब इनमें से ढूंढो क्या आना चाहिए। वह चेयर आगे क्या के ऊपर बैठा, तो ऑन आएगा कि ओवर आएगा? क्या आएगा बच्चों? ऑन। क्यों? ओवर नहीं आएगा, क्योंकि चेयर के, अब जब वो बैठेगा तो चेयर को टच करेगा, बराबर? और जब टच करेगा तो मैंने अभी आपको बोला वहां पर क्या आना चाहिए? ऑन। हवा में तो नहीं बैठेगा ना कुर्सी के ऊपर, हवा में भूत भूत तो है नहीं, तो ऊपर तो नहीं बैठेगा वैसे, है ना? तो ओवर वहां पर नहीं आएगा। ओके बच्चों? अब देयर इज सम मिल्क डैश द फ्रिज। मिल्क है, कहां पर होगा मिल्क? फ्रिज के, बताइए। इन, अंदर। वेरी गुड, कहां पर होगा? इन। शी वॉज हाइडिंग, हाइड, हाइड यानी छुपना, वो छुप गई है टेबल के। कहा टेबल के? टेबल के ऊपर छुपेगी क्या? नहीं ना, नीचे, अंडर। अंडर यानी नीचे। द कैट जम्प्ड डैश द काउंटर। काउंटर से बिल्ली ने क्या कर दिया? यस, जम्प्ड ऑफ। ही ड्रोव डैश द ब्रिज। ही ड्रोव, ड्रोव यानी कि ड्राइव करना, यानी कि जैसे गाड़ी चलाना, और ड्रोव करना यानी कि गाड़ी चलाकर गया। कहां से? ब्रिज के, ब्रिज के ऊपर से, ऐसे ही बोलोगे ना, वह ब्रिज के ऊपर से गाड़ी चलाकर ले गया, बराबर? अब यहाँ पर ब्रिज के ऊपर से गाड़ी चलाकर ले गया, तो कहां से ले गया? ओवर, क्योंकि ब्रिज जो है वो नदी के ऊपर है ना? शी लॉस्ट हर रिंग। कहां पर घुमा दी उसने अपनी अंगूठी? बीच पर, एट के ऊपर, बीच पर। द बुक बिलोंग्स, ये किताब किसकी है? टू मी, मेरी। दिस बुक या द बुक बिलोंग्स टू मी। दिस पोयम इज रिटन डैश कैन नेस्बिट। यह कविता लिखी गई है। अब जब लिखी गई है तो वो किसी व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है, वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे बाय। शी लिव्स डैश हर वर्क प्लेस। वह अपने काम की जगह के क्या रहती है? यस, नियर, पास। आई गॉट अ गिफ्ट, अब लास्ट बचा है, आई गॉट अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया? ये आपके प्रपोजिशंस आपने 5वीं में भी थोड़े पढ़े हैं,
छठी में और समझाए गए थे, सातवीं में भी मैंने आपको अभी दे दिए हैं। इन, ऑन, अंडर, ओवर, यानी कि ये ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब जो है स्थिति बताते हैं, स्थिति बताने वाले शब्द है। और इन प्रीपोजिशंस के बगैर हमारा वाक्य कंप्लीट नहीं होगा, इसीलिए इनको कहां पर कैसे यूज करना चाहिए इसे आप ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, तो दैट्स द एंड ऑफ आवर इंग्लिश एक्सरसाइज नंबर 12। 12वीं एक्सरसाइज हमारी निबंध की कॉपी में कंप्लीट हो गई। 11वीं हो गई है आपकी डायलॉग राइटिंग, 12वीं हो जाएगी आपकी प्रपोजिशन। तो आपका गृह कार्य क्या है, आप ध्यान से समझ लीजिए। गृह कार्य यानी अभी आप घर पे ही तो बैठे हो, सभी लोग घर पे बैठ के काम कर रहे हो, तो आप एक काम करिए, जब भी जिस दिन जो भी डेट डालकर लिखने कहती हूँ, आप बराबर इंडेक्स बराबर भरते जाइए, डेट डालिए और बराबर बगैर स्पेलिंग मिस्टेक के अपनी कॉपी में उतार कर रखिए। तो अगले लेक्चर में जब मैं मिलूंगी, उस समय मैं आपके निबंध की कॉपी में एक्सरसाइज नंबर 11 डायलॉग राइटिंग, एक्सरसाइज नंबर 12 प्रपोजिशंस, ये सारे के सारे आपकी कॉपी में देखूंगी। आप आज की डेट डालकर उसे कंप्लीट करके रखेंगे। ओके बच्चों, और फिर बाद में और हम मिलेंगे इंग्लिश की राइटिंग स्किल करने के लिए अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।